हेलो एवरीवन, हम कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 2 विथ और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट चैप्टर का। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके आप पहले वीडियो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमने पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन इकोसिस्टम के बारे में बात कर ली थी, इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात कर ली थी, थोड़ा सा चैप्टर वाइज हमने क्या चीज़ें आ सकती एग्ज़ाम में वो भी डिस्कस किया था। तो ये टॉपिक है आज का कंजर्वेशन के बारे में। हम इन्वायरमेंट इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद तुरंत हम कंजर्वेशन की बात करेंगे और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको इस टॉपिक में बता ही दिया था, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बता दिया था कि इसकी नीड क्यों है अभी। ठीक है, फिर भी हम लोग देखेंगे, आगे मौका मिलेगा मुझे आपको बता दूंगा। चलिए चलते हैं हमारे सीधे चैप्टर की तरफ। और ये इमेज उसी से रिलेटेड है कि ये हमारे हाथ में है कि हम नेचर बचाना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो वही लिखा है, इट्स इन आवर ओन हैंड। चलते हैं इसी सेंसिटिविटी के साथ कि आप, और एक होप के साथ कि आप लोग भी नेचर को बचाने की कोशिश ज़रूर करोगे, कुछ ना कुछ, चाहे प्लास्टिक की बोतल ना फेंक कर या कचरा अपने बैग में रखकर जिसका डस्टबिन में डालने पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी के अकॉर्डिंग अगर हमें इंडिया में चेंज लाना है तो हमें स्टूडेंट्स की हेल्प लेनी होगी। हमें स्टूडेंट्स की हेल्प लेनी होगी। इसलिए हमारे फ्रीडम मूवमेंट में भी जो सबसे ज़्यादा रोल था वो था यूथ का। और आप लोग के फेवरेट भगत सिंह भी यूथ थे तब। भगत सिंह, ठीक है। अगर मेरी बातों में विश्वास ना हो तो आप लोग गूगल या नेट या किसी भी अपने टीवी चैनल या अपने बड़े बुजुर्गों का राय ले लिया करिए कि ये सब बात सच है कि नहीं। लेकिन आप लोग के अंदर बहुत पावर है। स्टूडेंट्स हमारे कल के फ्यूचर हैं। अगर ये आज ख़राब हो गया तो कल का हमारा भारत का फ्यूचर सिक्योर नहीं है। तो उसी चाह की तरफ हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे। और ये रियली, ये बात ये नहीं कि हम अपने चैनल के प्रमोशन के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये बात सच है और हम ये सब बातों को मीन करते हैं कि आप लोग आगे बढ़ोगे कुछ ना कुछ करके। कैसे भी आपको आगे बढ़ाना हमारे ये रूल में ही है कि हमको आपको बढ़ाना है आगे। चलिए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ तक ऑलरेडी कर लिए थे जो इसके ऊपर वाला पार्ट है। इसके मैंने बताया था फिलिंग द ब्लैंक्स, एक आपको कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए बोला था। जो ये पार्ट था, ये वाला पार्ट आपको कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए बोला था। और ये एग्ज़ाम में आपके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। फिर पैडी के ऊपर ये क्वेश्चन 3 मार्क के आ सकते हैं आपके लिए कि एनालाइज़ करिए, आपको समझना पड़ेगा और ग्राफ ड्रा करने का बोलेगा। तो वो ग्राफ भी मैंने सेम उसी स्लाइड में ड्रॉ भी किया था। चलते हैं, कुछ नहीं, अब हम चलते हैं आगे की तरफ कि रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम क्या होता है। तो क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। इन्वायरमेंट क्या है, बड़ा कॉन्सेप्ट है दोनों में से। कैसे, एक सेकेंड, ठीक है। फिजिकल, chemical and biological factors affecting living organism in any possible way is collectively called as environment। तो आपको environment की definition मिल चुकी है। आपकी environment की definition यहाँ पे है, ठीक है। अगर पूछे कि environment की definition क्या है तो आपको यही लिखना है। तो क्या होता है फिजिकल, केमिकल, और इसका मतलब क्या होता है कि फिजिकल मतलब जैसे कि जो मुझे दिखा रहा है, धूप, हीट जो है। फिर हमारा रेन है, हीट हो गया, रेन हो गया। फिर हमारी बर्फ़ गिरना हो गया। ये सब चीज़ें क्या है, फिज़िकल चीज़ें। अर्थ पे फिज़िकल चीज़ें बोलते हैं। आप लोग को अभी नहीं समझ में आ रहा है, एक दिन, थोड़े दिनों के बाद आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आई एम श्योर कि आप लोग ये सब चीज़ें बैठ जाएंगी। फिज़िकल किसको बोलते हैं, केमिकल। क्योंकि देखो भाई, जाने अनजाने में ये सब क्या चीज़ें हम लोग तो जाके देखते नहीं, ये भी हमें किसी ने पढ़ाया है। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं कि ये सब चीज़ है। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि आपका जो नाम है, नाम ऐसे ही रख दिया जाता है सो कॉल्ड। अगर जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि वरुण मतलब गॉड ऑफ वाटर है, ठीक है। अब वो रियल में गॉड ऑफ वाटर थोड़ी होता है, लेकिन क्या नाम रख दिया, उसी नाम से सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं। तो वो एक बोलचाल के लिए, हम क्या है, मैं कुछ बोलूँगा तो उस नाम से बुलाऊंगा, तो हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग। इसी तरह से क्या, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो क्या फिजिकल के अंदर कौन सा होगा, केमिकल के अंदर से कौन सा होगा, बायोलॉजिकल के अंदर। ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस करते करते, तेज बच्चे क्या रहते हैं, ये सब टर्म को ना वो लोग सुधार लिए रहते हैं। और जो थोड़े ढीले बच्चे रहते हैं उनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको स्पेलिंग पढ़ने की दिक्कत होती है, उसकी लाइफ में और दिक्कतें भी होती हैं। तो कोई बात नहीं, आपको आगे बढ़ते चलना है कि हीट हुआ, रेन हुआ, फिर जैसे धूप ज़्यादा होती थी, ये सब फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। केमिकल प्रोसेस क्या है, जहाँ पे केमिकल इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि
एसिड रेन केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि केमिकल कैसे। फिर आपके जितने भी साइकिल होते हैं, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, ये सब साइकिल्स हैं ऐसे, फॉस्फोरस साइकिल हो गया, ये केमिकल हैं ये सब, ठीक है। तो ये सब केमिकल का, बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, कुछ भी ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या होता है, अब देखिए इन्वायरमेंट आप समझ पाओगे, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी पॉसिबल वे इज करेक्टिवली कॉल्ड एज द इन्वायरमेंट। अब मैं इसका आपको मीनिंग बता देता हूँ। समझिए आप यहाँ खड़े हैं, ये आप खड़े हैं, सॉरी फॉर डायग्राम, मेरी डायग्राम अच्छी नहीं, और ये आपका कोई खाली जगह है जो मैदान बोल सकते हैं। तो मैदान, यहाँ पे हीट बहुत है या छाँव बहुत है, तो ये फिज़िकल चीज़ हो गई या फिज़िकल स्पेस हो गया। फिर समझिए यहाँ पे पेड़ है कोई, यहाँ पे पेड़ है, तो ये क्या करेगा, अगर धूप बहुत है आप जाके ये पेड़ के नीचे बैठ जाओगे, विल सिट अंडर दैट ट्री, ठीक है। तो ये पेड़ के नीचे आप बैठ जाओगे। तो ये हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया। अब केमिकल फैक्टर क्या आता है कि यहाँ पे जो सॉइल था उसमें मॉस्किटोज जमा थे पानी की वजह से, और वहाँ पे गवर्नमेंट ने डीडीटी का धुआं छोड़ा था। आप देखते हो धुआं वाला आता है आजकल शहरों में, तो वो दैट इज़ डीडीटी का फॉग होता है, धुआं छोड़ते हैं। तो यहाँ पे उसका धुआं छोड़ा गया था, तो कुछ मच्छर यहाँ के पानी में पड़े हुए थे, इसे ब्लू कलर से दिखाया था, यहाँ के पानी में बैठे थे। सो आप ध्यान नहीं दिए, आप जाके वहाँ बैठ गए, तो ये केमिकली आप जब ब्रीथ कर रहे थे डीडीटी आपके बॉडी के अंदर जा रहा था, ठीक है। और जो डीडीटी वहाँ का गंदा पानी और डीडीटी प्लस बैड वाटर आपको स्किन को डैमेज कर रहा था। तो ये सब ने आपके सराउंडिंग, आपको छोड़ के आपकी सराउंडिंग की सारी चीज़ों ने आपको इन्फ्लुएंस किया, और ये सब इन्फ्लुएंस करती हुई चीज़ों को इन्वायरमेंट बोलते हैं। समझ गए अभी आप फिज़िकल मतलब क्या, फिज़िकल मतलब स्पेस, और या तो वहाँ का जो क्लाइमेट है, ये सब फिज़िकल प्रोसेस के अंदर आएंगे। फिर ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हमारा पेड़ बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल है। और हमारा जो डीडीटी था ये क्या था, केमिकल था। और ये सब ने मिल के आप अकेले चमचमाते हुए रंगीन इंसान को डिस्टर्ब किया, ये सब ने, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। तो ये ज़रूरी कि नहीं ये निगेटिव ही आपको अफेक्ट करेगा, ये आपको निगेटिवली ही अफेक्ट करेगा, पॉजिटिवली भी अफेक्ट करता है, पॉजिटिवली भी अफेक्ट करता है। कैसे, ये डीडीटी के धुएं से मच्छर मर गए, मॉस्किटोज मर गए, उसके वजह से आपको मलेरिया जैसे बीमारी होने से बच गए आप, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, डेंगू चिकनगुनिया, ये सब आपको डिजीज़ अब नहीं होंगे। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुआ, प्लस क्या हुआ, धूप आ गई वहाँ पे, पूरा पानी को इवेपरेट कर दिया, पानी को इवेपरेट करने से सूख गया, पानी जमा ही नहीं है, मच्छर जमा ही नहीं होंगे। तो देखिए कितने सारे फ़ायदे भी हैं इनके। तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि फिज़िकली या बायोलॉजिकली मैं आपको निगेटिव इम्पैक्ट बता रहा हूँ या केमिकली, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, दोनों आप समझ सकते हो, क्योंकि मैं आपको अभी दोनों एग्जाम्पल दे दिए हैं। समझ गए इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट इज़ एनी थिंग दैट इज़ अराउंड मी। तो अराउंड में क्या क्या है, बायोलॉजिकल हैं, फिजिकल हैं और केमिकल हैं। ये तीनों चीज़ मिलके क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। इसी को बोला जाता है, जो सराउंडिंग है उसको इन्वायरमेंट बोलते हैं। सराउंडिंग को जो मैंने ब्लू कलर से किया है, ठीक है, ये जो मैं ब्लू कलर से, ये आपको छोड़ के आपके आजू बाजू की सारी चीज़ें सराउंडिंग हो जाएंगी, और उसे क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंट, जब वो आपको अफेक्ट करने लगेंगे। चलते हैं हमारे टॉपिक के अंदर। इन्वायरमेंट इज द कंडीशन इन द सराउंडिंग। तो सराउंडिंग की कंडीशन कैसी है, ठीक है। इट इंक्लूड्स मेनी बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स। ध्यान रखिए आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड की बात कर रहा है, क्योंकि वो गार्डन मैन ने ही बनाया था ना, जहाँ पेड़ के नीचे बैठे थे। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, वन इज अ नेचुरल इन्वायरमेंट एंड अनदर वन इज द आर्टिफिशियल और
नेचुरल, दो टाइप के इन्वायरमेंट हो गए। नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब क्या, सिंपल, फॉरेस्ट, ह्यूमंस ने नहीं बनाया, प्लस आपका जो मकान है, जो हाउस है, दैट इज़ मेड बाय ह्यूमंस, इट इज़ आर्टिफिशियल। वहाँ पे भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कि नहीं है? आपके घर में भी ये सब तीनों फैक्टर हैं। तो ये यहाँ पे भी केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर फॉरेस्ट में भी हैं। और ये तीनों, आप चाहे फॉरेस्ट में जाओ वहाँ पे पॉजिटिवली निगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे, आप चाहे घर में रहो वहाँ पे पॉजिटिवली निगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे आप पे। नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ, नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है, अब ये आपको ध्यान रखना है। देखिए टॉपिक कैसे बढ़ रहा है, पहले इन्वायरमेंट के बारे में बोला, फिर इसके दो टाइप के बारे में बता रहे हैं। कंसिस्ट ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये तो ईजी है, ठीक है। कंटिन्यूस इंटरेक्शन, कंटिन्यू मतलब हमेशा ये लोग कुछ ना कुछ करते हुए, ये लोग से इंटरेक्ट करते, मतलब एक दूसरे से रिलेशन में जुड़े हुए रहते हैं। अकर्स बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक। अबायोटिक जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, जिसमें लाइफ नहीं होती, तो वाटर, लैंड, एटमॉस्फेयर, इसमें लाइफ नहीं है। इनके साथ इंटरेक्ट कौन कर रहा है, हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तब तक मैं ये सब इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली पता चल सके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, देयर इंटरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमको यही इसी से तो अर्थ बना है, अर्थ में बायोटिक अबायोटिक जुड़ेंगे नहीं तो रहेंगे कैसे। आर्टिफिशियल इंटरमेंट, अब मेरा नेचुरल हो चुका है, अब मैं बात कर रहा हूँ किसका, आर्टिफिशियल की बात कर रहा हूँ। इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये बात तो आपको पता है, कैसे आप घर बनाने के लिए लकड़ी जो यूज़ कर रहे हो या सीमेंट यूज़ कर रहे हो, आप थोड़ी रात को सोते हो और सुबह उसे आप अपने हाथ में पाते हो, ऐसा तो है नहीं। आप इसे कहाँ से लाते हो, नेचर से लाते हो। सीमेंट क्या होता है, हम माउंटेन्स ऑफ या हिल्स को तोड़ के लाते हैं, ठीक है। लकड़ियाँ कहाँ से लाते हैं हम लोग, वुड को कट करके लाते हैं हम लोग, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हम जो घर में यूज़ करते हैं सब इन्वायरमेंट से ही ले रहे हैं, इन्वायरमेंट सॉरी, या तो नेचुरल इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, ज़्यादा क्लियरली नेचुरल इन्वायरमेंट से ले रहे हैं हम लोग। तो आर्टिफिशियल, ये दोनों एक दूसरे के बीच में भी रिलेशन बना के रखते हैं, ठीक है। बेसिकली इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक फैक्टर्स। अब फैक्टर्स की बात कर रहा है यहाँ पे, फैक्टर्स की बात कर रहा है यहाँ पे, टाइप बोला था। ऊपर देखिए मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ मल्टीपल कलर्स में, एक यहाँ, ये टाइप्स है, टाइप्स दो आएंगे, फैक्टर्स दो अलग होंगे, दैट इज बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक। फिर से वही चीज़, बायोटिक जिसमें लाइफ है, एबायोटिक जिसमें लाइफ ना हो। साइंस दैट डील्स विथ, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, science that deals with the study of interaction between biotic and abiotic factors of the environment is called as the ecology, and basic function used to study the ecology is called as the ecosystem। बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम, चलिए समझ लेते हैं। समझिए, अगर ये पेड़ है और यहाँ पे आप जाके, वही पेड़ जहाँ आप जाके बैठे थे, आपको डीडीटी ने स्किन ख़राब कर दिया था और मच्छर ने काट लिया था, जो थोड़ा मोड़ा मच्छर था, ठीक है। और ये हो, तो ये पेड़ और आप जो बैठे हो, अगर मैं बाहर लंबे से खड़ा होकर स्टडी कर रहा हूँ, तो जब मैं स्टडी कर रहा हूँ उसे बोलूँगा इकोलॉजी। इसको पूरा क्या बोलेंगे, इकोलॉजी। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग रिलेशन बिटवीन, डीडीटी का भी इम्पैक्ट ले लूँगा, चलिए डीडीटी भी लेता हूँ। रिलेशन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कौन था, अबायोटिक था डीडीटी, और बायोटिक है आपका यू, आप जो जाके बैठे थे कंपोनेंट का स्टडी। तो ये जब स्टडी करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, इकोलॉजी, इकोलॉजी। और ये जो सिस्टम बना था जहाँ पे पूरा गार्डन था और जहाँ पे ये पेड़ था, जहाँ जो पोर्शन को कट करूँगा मैं उसको बोलूँगा इकोसिस्टम। तो लॉजी मतलब हमेशा क्या होता है, जैसे बायोलॉजी, ठीक है। ये लॉजी मतलब क्या होता है, पढ़ाई, स्टडी, सिंपल सी बात है। तो इकोलॉजी मतलब क्या होगी, सिंपल से आप ध्यान रखेंगे, पेड़ के नीचे जाके बैठे और किसी इंसान ने देखा और वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये बच्चा कर क्या रहा है, तो जाने जाने में क्या कर रहा है, इकोलॉजी कर रहा है कि डीडीटी मारे हुए जगह पे
बैठने पे बच्चे ने अपने हाथ पैर खुजाना शुरू कर दिया, मतलब क्या, इसकी स्किन में इरिटेशन हो रहा है, तो उसने अबायोटिक जो है डीडीटी और बायोटिक जो है बच्चा, उसके बीच का रिलेशन पढ़ रहा था वो, और इसी को बोलेंगे इकोलॉजी। लेकिन जो जगह पे पढ़ रहा था वो जगह को क्या बोलेंगे, जो हमारा ग्राउंड था, जो हमारा पार्क था, पार्क क्या हो जाएगा, इको सिस्टम। ठीक है, तो ये इसके लिए बेसिक बेसिक यूनिट था, सबसे छोटा यूनिट था। ऐसे वो चाहे तो पूरे ग्राउंड के और लोगों को भी देख सकता था, लेकिन इसने कौन सा सिर्फ चुना है, उसने सिर्फ एक बच्चे का देखा है और एक डीडीटी और एक पेड़ का रिलेशन देखा है, बस ये तीनों के बीच का रिलेशन उसने देखा है। वो चाहे तो पूरे और लोगों का रिलेशन भी देख सकता है, उसका मन के ऊपर कितना बड़ा सिस्टम लेना चाहता है। अब आप समझ गए कि नहीं इकोसिस्टम किसे बोला जाता है। ठीक है, अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो मैं और एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए यहाँ पे है मेरे पास कि ये देखिए, ये अगर कोई ये हमारा क्लासरूम है, ये पूरा का पूरा हमारा क्लासरूम है, ये क्लासरूम की दीवारें हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, यहाँ पे फिज़िकल चीज़ें भी, स्पेस है तो ये फिज़िकल है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे और टीचर्स बैठे तो बायोलॉजिकल है। प्लस यहाँ पे ये सब देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्टर है, टीवी है, तो ये सब क्या है, हमारे केमिकल हैं। कलर चेंज करता हूँ, केमिकल से बने हुए हैं ये सब। तो ये सब क्या हो गया जो मैं लिख रहा हूँ, फिजिकल है, बायोलॉजिकल, केमिकल जगह, तो ये मेरा इन्वायरमेंट है, पूरा का पूरा क्लासरूम इन्वायरमेंट है। तो ये बच्चे जो हैं, यहाँ पे ये जो बच्चे हैं, ये सबके लिए पूरा क्लासरूम क्या है, इन्वायरमेंट है। आप देखेंगे ये इनका बुक है और ये टेबल पे है, तो ये टेबल क्या है, इसके अंदर लाइफ नहीं है, तो ये अबायोटिक फैक्टर है। और हमारे बच्चे क्या हैं, बायोटिक फैक्टर हैं। बायोटिक फैक्टर है, तो बायोटिक अबायोटिक ये दोनों का क्या हो रहा है, रिलेशन बन रहा है कि नहीं, बच्चे बुक से पढ़ रहे हैं या टैबलेट से पढ़ रहे हैं, जो भी हो पढ़ रहे हैं, तो बायोटिक बच्चा अबायोटिक बुक से पढ़ रहा है। और ये सब देख कौन रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये टीचर, ये टीचर इनको ऑब्ज़र्व कर रहा है। अगर टीचर इनको ऑब्ज़र्व कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, अगर इनकी पढ़ाई कर रहा है तो वो इकोलॉजी कर रहा है। वो इकोसिस्टम का, कौन से इकोसिस्टम का, बुक, बुक और इकोसिस्टम का पार्ट कौन है, सिर्फ ये बच्चे और बुक, बच्चे और बुक, बच्चे और बुक, बच्चे और बुक। ये इनके रिलेशन को पढ़ रहा है, देख रहा है कि बच्चा मस्ती कर रहा है कि पढ़ रहा है, कर रहा है कि स्टडी कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, जाने जाने टीचर, ये कर रहा है इकोलॉजी। ये इकोसिस्टम के अंदर, ये जो इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर है, उनके बीच में का देख रहा है कि रिलेशन कैसा है, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। या कहीं समझो किसी बच्चे को टेबल से दिक्कत है, तो अबायोटिक फैक्टर को वो दे नोटिस कर रहा है कि अरे किसी बच्चे का टेबल ठीक नहीं है, तो अबायोटिक फैक्टर वो नोटिस कर रहा है और उसे टेबल को ठीक करेगा, और उससे क्या हो जाएगा, अबायोटिक को ठीक करने से बायोटिक जो बच्चा है वो भी अच्छे से बैठ पाएगा। तब आप अब पूरे क्लासरूम में, आप जब नेक्स्ट टाइम क्लासरूम में जाएंगे तो आप क्लियर थॉट के साथ से जाएंगे कि हाँ, अब बायोटिक क्या हो रहा है, अबायोटिक मतलब क्या बोल रहा है, इकोसिस्टम क्या हो सकता है, कोई क्लास भी इकोसिस्टम हो सकता है, या कहीं कोई गार्डन भी इकोसिस्टम हो सकता है। इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट बहुत बड़ा है, इन्वायरमेंट के अंदर इकोसिस्टम आता है, और इकोसिस्टम के जब हम उसमें पढ़ाई करते हैं तो इकोलॉजी बोलते हैं। तो आप तीन वर्ड ऑफ लाइफ में कंफ्यूज नहीं होंगे। ये एग्जाम्पल आप किसी को भी दे सकते हैं, कौन सा, इन्वायरमेंट के बारे में, फिर हमारे इकोलॉजी के बारे में और इको सिस्टम के बारे में। चलिए, अगर आपका ये डाउट क्लियर है तो हम चलते हैं आगे अपने चैप्टर की तरफ। क्लियर कर लेता हूँ इसे तब तक। साइंस, जो साइंस का एक पार्ट है, बायोलॉजी का पार्ट है, जो पढ़ाई करता है सिलॉजी, और जो इसका पढ़ाई करता है उसे इकोसिस्टम। इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम, जैसे मैंने बोला था बहुत सारे इकोसिस्टम का। वी आर स्टडीड सब इकोसिस्टम इन अर्लियर क्लास। स्मॉल पॉन्ड इज एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में क्या होगा, हमेशा बायोटिक फैक्टर होंगे और अबायोटिक। सिंपल सी बात है यार, एक ही चीज़ देखना है, जिंदा रहेगा और एक मरा हुआ चीज़ रहेगा। मरा हुआ इन द सेंस जो लाइफ जिसके अंदर नहीं है, वो लोग दोनों के बीच में कुछ रिलेशन हो रहा है। समझो मैं पार्क में बैठा बैठा सो भी रहा हूँ ना, तो मेरे लिए जो एयर है और जो छाँव है वो अबायोटिक फैक्टर जो मुझे नीड दे रही है, तो ये स्टडी कर रहा हूँ तो ये इकोलॉजी है। वेर इज अर्थ इज़ अ लार्जेस्ट इकोसिस्टम, तो सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम आपका आंसर क्या हो गया 1 मार्कर के लिए,
हमारा 1 मार्क और सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। अगर मैं छोटा इकोसिस्टम लिया आपको एग्जांपल, तो अर्थ सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। इन ब्रीफ, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑक्यूपाइंग ए डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, एंड देयर इंटरेक्शन कलेक्टिवली कंसिस्ट इन द इकोसिस्टम। उनके बीच में इंटरेक्शन, देखिए बायोटिक और अबायोटिक का अलग अलग रहना कुछ मतलब नहीं होता है, उसका मेरे पे इम्पैक्ट होना चाहिए। ये दोनों के बीच में रिलेशन होगा तब इकोसिस्टम बनेगा, और इन दोनों के रिलेशन को जब पढ़ेंगे तो इकोलॉजी बोलेंगे। और ये जिस जगह में है जहाँ पे ये बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल चीज़ है उसे बोलेंगे इन्वायरमेंट। कितनी बार ये मैं रिपीट कर चुका हूँ, अभी तक आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, इन्वायरमेंटल बैलेंस, चलिए नीचे चलते हैं। अच्छा, विच साइकिल्स आर ऑपरेटेड इन इन्वायरमेंट, व्हाट इज़ देयर इंपॉर्टेंस। तो ये मैंने बताया था, फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल में क्या होता है, फॉस्फेट बनता है। हर साइकिल में क्या होता है, वो उसका प्रोडक्शन होता है, फिर उसका डिप्लीशन होता है। तो ये साइकिल बनी रहती है ऐसे, प्रोडक्शन डिप्लीशन की बनी रहती है। जैसे कि रेन होते हैं, रेन साइकिल आपने पढ़ा ना कि रेन बनता है, जैसे हमारा रेन कैसे बनता है, इवेपरेशन से, इवेपरेशन से कंडेंसेशन, कंडेंसेशन से वापस से बारिश होती है, बारिश से फिर इवेपरेशन। तो ये साइकिल है, एक बार पानी आता है फिर एक बार पानी कम होता है, इवेपरेशन के थ्रू कम होता है, और वाटर जब रेन होता है तो वो बढ़ता जाता है। इसी तरह से फॉस्फोरस साइकिल है, नाइट्रोजन का बनना कम होना, फॉस्फोरस का बनना या कम होना, कैल्शियम का बनना या कम होना, ऐसे बहुत सारे साइकिल हैं। ठीक है, तो देखेंगे इन्वायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन थ्रू कंटिन्यूस ऑपरेशन इन नेचुरल साइकिल्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, कार्बन का बनना और कम होना, गैसियस साइकिल्स लाइक गैसेस का, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल एक्सेट्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मैं बच्चों को बोलता भी हूँ कि यहाँ पे से साइकिल्स के नाम पूछ सकते हैं आपको, कि गैसियस साइकिल के एग्जाम्पल दीजिए 1 मार्कर के अंदर, तो आपको नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन साइकिल आना चाहिए। इतना अच्छा पेपर आपका बुक हो चुका है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बॉक्स मटेरियल, ये ह्यूमन का और सर्वाइवल के बारे में बात है, तो ये आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टोटली इम्पॉसिबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर। नेचर मतलब किसकी बात, अगर मैं ह्यूमन हूँ और मैं नेचर, मेरे सराउंडिंग की बात करना चाह रहा हूँ ना, नेचर मतलब क्या, इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। हेंस इट इज़ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग टू प्रिजर्व द नेचर विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स बैलेंस। मैंने ये पहले दिन ही बोला था जब मैं वीडियो का स्टार्ट किया था कि बैलेंस बना के रखना है हमको। इट इज़ सेड दैट वी हैव गॉट दिस अर्थ प्लैनेट ऑन लीज फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन। मैंने ग्रीटा थनबर्ग का नाम लिया था, ये $1,000,000 लाइन बोल दी इसने, $1,000,000 लाइन बोल दी कि हमने हमारी फ्यूचर जनरेशन से उधार लिया है, लीज लिया है, कि प्लीज़ आप हमें, आपकी फ्यूचर वालों को हम क्या बोल रहे हैं कि आप जो एयर और जो बोलते हैं ना पेट्रोल ये सब यूज़ करने वाले, क्या हम आज यूज़ कर लें। तो वो लोग ने, भले आप कैसे बोली, ये तो मतलब नॉनसेंस सी बात है कि वो जो धरती पे हैं उनके बारे में बात करें, लेकिन समझने का एक तरीका है ये, कि वो जो फ्यूचर वालों को मिलना चाहिए, हमारे अर्थ का देखो मज़ा सबको मिलना चाहिए। सिंपल सी बात है कि नहीं, अर्थ का मज़ा सबको मिलना चाहिए, तो आगे वाली जनरेशन को भी मिलना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो पेट्रोल है, जो लकड़ी है, जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो एयर है, ये सब हम खतरनाक से ख़राब करते चले जा रहे हैं एकदम। तो ये हमारी फ्यूचर जनरेशन तो देख ही नहीं पाएगी। तो वो जो हमको लीज पे दिए थे कि लो तुम थोड़ा थोड़ा यूज़ करना और हमारे लिए भी रखना, क्योंकि हम भी देख पाए, हम तो पूरा डिस्ट्रक्ट कर दें, क्या मुँह दिखाएंगे उनको। एंड नॉट एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फ्रॉम एंसेस्टर। तो इसे हमको क्या समझना चाहिए कि हमारी प्रॉपर्टी हमारे पूर्वजों से मिली प्रॉपर्टी नहीं, दोनों में फ़र्क है। अगर हम उधार सोचते हैं तो हमें इसे चुकाना है, वापस उसी तरह से देना है और बढ़ा के ही देना है, ये हम जानते हैं। जैसे बैंक से आप लेते हो उधार, लीज़ लेते हो, तो आप क्या ब्याज भी देते हो ना, इंटरेस्ट भी देते हो। तो आप ओरिजिनल पैसा तो देते हो प्लस इंटरेस्ट भी देते हो। इसी तरह हमको क्या करना है, अगर हमने फ्यूचर जनरेशन से उधार लिया तो हमको उनको लकड़ी, उनको जो फॉरेस्ट है, एयर है, लैंड है, सब तो देना है, प्लस और इम्प्रूव करके देना है। ये रियल कॉन्सेप्ट होना चाहिए था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो और ख़राब करते जा रहे हैं। हम तो बैंकरप्ट हो चुके हैं, हम बर्बाद हो चुके हैं एक्चुअली। हम तो लगता है कि पे ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा कंडीशन है। और हमें इसे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारी ये पूर्वजों की, जो हमारे बूढ़े की है, हमारे फादर्स की ये प्रॉपर्टी है, कि हम इसे जितना चाहे उतना यूज़ करते हैं। यही करते हैं ना, कि प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि जितना चाहो, चाहे ख़राब करो चाहे अच्छा करो, वो मेरी चीज़ है। तो ये देखने का एक नज़रिया है सिर्फ। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आपको। तो ये हमको कंजर्व करने का एक बता रहा है कि आप थोड़ा दिल से सोचो, ऐसा ऐसा वो बात बता रहा है, और सच में आपको दिल से सोचना चाहिए।
अभी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम धीरे टॉपिक के जान की तरफ जा रहे हैं कि जिसके बारे में टॉपिक है व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द इन्वायरमेंट। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर जो हैं इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, बोथ बायोटिक अबायोटिक, ठीक है, अफेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को। ये अपन लिख सकते हैं हम लोग आंसर में, व्हाट विल हैपन इफ नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द इन्वायरमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, ग्रेजुअली बढ़ते चले जाए कंज्यूमर, तो क्या होगा। तो हम लिख सकते हैं कि प्रोड्यूसर भी साथ में बढ़ने चाहिए, नहीं तो कंज्यूमर एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और प्रोड्यूसर मतलब अर्थ ख़त्म हो जाएगा। तो बैलेंस, बैलेंस वर्ड हर आंसर में रखना है आपको जब इन्वायरमेंट लिखोगे। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्री स्टैब्लिश इन द रिवर बैंक्स ऑफ द रिवर इकोसिस्टम। अरे बाप रे, ये तो सब अच्छे से लिखेंगे। देखिए, मैं बहुत बार शायद से हिस्ट्री के लेक्चर में मेंशन किया था कि आपको एग्ज़ाम में इंटेलिजेंट होना ज़रूरी नहीं, आपको अपीयर होना है। जब आप अपने उसमें लिखेंगे, आप अपने जब आंसर शीट में लिखेंगे, यू हैव टू वेरी, वाइल राइटिंग यू शुड अपीयर टू बी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। तो क्या होता है, जैसे कि बहुत बार जो अच्छा जानते हुए बच्चे रहते हैं ना, वो अच्छा हाई स्कोर नहीं करते, वो स्कोर उनका कभी कभी कम ही जाता है क्योंकि उनको लिखने की टेक्निक नहीं आती। वहीं पे कुछ लड़की या कुछ लड़के क्या करते हैं, बहुत अच्छे से आंसर लिखते हैं, बार बार अच्छे वर्ड्स का यूज़ करते हैं और क्लियर रखते हैं, राइटिंग अच्छी रखते हैं, फिर एग्जामिनर का क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हैं, फिर उतना ही जितना चाहिए उतना सफिशिएंटली लिखते हैं। तो उससे क्या लगता है कि एग्जामिनर के बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ा, इतने अच्छे से प्रेजेंट किया, तो इसको सीधा मार्क्स देता हूँ। वहीं पे जो बच्चा मतलब जानता है सब चीज़ें लेकिन आर्टिकुलेट नहीं कर रहा है, पॉइंट बाय पॉइंट नहीं लिख रहा है, रैंडमली सब फैक्ट्स छोड़, ऐसे एक दो यहाँ पे लिख के एक फैक्ट्स यहाँ पे लिख के ऐसे छोड़ दे रहा है सिर्फ, तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। दो उसके पास नॉलेज सबसे ज़्यादा, वो चाहे तो कई बच्चों की परेड खड़ी कर सकता है अगर वो नॉलेज पे आ जाए तो ऐसे बच्चे भी क्लास में रहते हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों के बीच में बैलेंस, नॉलेज भी रखना है आपको, अब बुक एग्ज़ाम में लिखना भी अच्छा है क्योंकि अल्टीमेटली 10th एसएससी बोल रहा हूँ मैं, तो ये आपके 10th के एग्ज़ाम के बारे में है। चलेगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, द अर्थ इज सफिशियंट टू सेटिस्फाई वंस नीड, नॉट द ग्रीड। एक का लालच भरने के लिए धरती पे नहीं है। आपकी नीड मतलब आप खा पी के सो जाओ इतना तो है, लेकिन आप खा पी के जमा करके रखो, अपने बेटे बेटियों को बांटो और उनकी बेटे बेटी भी रखे, इतना धरती पे नहीं है। ये गांधी जी ने बोला था, ठीक है। व्हेन सम, अब चलते हैं, व्हेन सम नेचुरल फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड सम आर्टिफिशियल, ठीक है, नेचुरल फैक्टर एंड आर्टिफिशियल, some artificial polluted factors harm the environment, it creates imbalance। ठीक है, जैसे मैंने देखो आंसर लिख के बोला था ना, बैलेंस वर्ड का यूज़ करना है। तो ये क्या करता है, इम्बैलेंस क्रिएट करता है बिटवीन दी, इम्बैलेंस मतलब जो बैलेंस रहता है उसको बिगाड़ देता है। फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड अल्टीमेटली अफेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ बायोटिक फैक्टर्स। तो अगर अबायोटिक कंपोनेंट खराब हो चुके हैं, जो नॉन लिविंग चीज़ें, अबायोटिक मतलब वाटर ख़राब हो चुका है, एयर ख़राब हो चुका है, सॉइल ख़राब हो चुका है, तो ये अल्टीमेटली किसको इफेक्ट डालेगा, हम पे, बायोटिक पे, ह्यूमंस पे, एनिमल्स पे, समझे, सब पे इफेक्ट डालेगा। तो आपको नेचुरल फैक्टर्स है और मैन मेड फैक्टर्स, जो फैक्टर्स किसको अफेक्ट कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट को। तो मैंने यहाँ पे देखिए लिखा था बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में लिखा था, ठीक है। तो वैसे ही ध्यान रखना आपको, ये बायोटिक लिखा था, अच्छा व्हाट विल हैपन ये, तो आपको नेचुरल फैक्टर्स एंड मैन मेड फैक्टर, तो ये आर्टिफिशियल और नेचुरल के बारे में लिखना है आपको। नेचुरल मतलब क्या होता है, जो अपने जैसे वोल्केनो हो जाएगा यहाँ पे, फिर फ्लड हो जाएगा, फिर फायर, फॉरेस्ट फायर हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो आप। या फिर ड्रॉट हो गया, दो ड्रॉट ह्यूमन मेड है, ठीक है। फमाइन ह्यूमन मेड में आएगा, फमाइन। कई बार ड्रॉट हम भी लाते हैं कि हम डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं उससे, ठीक है। फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो होता है, एक्सप्लोजन न्यूक्लियर मतलब क्या है, ये हमारा जो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जैसे यूरेनियम यूरेनियम होते हैं, वो अगर हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाए तो बॉम्ब बन जाते हैं, जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी में गिरे थे। तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन उनको बोला जाता है। तो ये हमारे मैनमेड फैक्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। At present, many environmental problems have been arisen due to the various natural and artificial factors on the earth. Environmental pollution is one of the main factors. Generally, contamination of any material is its pollution. Pollution का definition देखिए यहाँ पे मिल गया है,
आपको सिंपल वन वर्ड में, वन लाइन में मिल चुका। कंटामिनेशन ऑफ एनी मटेरियल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फॉर्म, is called as pollution. Unnecessary and unacceptable change in surrounding environment due to natural events or human activities is called as human pollution. अरे environmental pollution क्या होगा? अननेसेसरी, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, नीड नहीं थी, एंड अनएक्सेप्टेबल मतलब उसे एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा मतलब वो क्या होगा? हार्मफुल है। तो नीड नहीं थी और हार्मफुल, सो नीडलेस एंड हार्मफुल चेंज को बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हार्म होगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को, कि जिससे हमें परेशानी होगी उस चीज़ को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो वही अनएक्सेप्टेबल चेंज इन सराउंडिंग एनवायरमेंट ड्यू टू द नेचुरल इवेंट्स, और दोनों हो सकता है, नेचर की वजह से हो सकता है या इन्वायरमेंट की वजह से। तो हमने नेचर और इन्वायरमेंट फैक्टर दोनों देखे थे। कॉलेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। और आई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंजेस इन दी, तो यही जो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन बोले थे। अब दूसरा देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब जाके हमने सीधा वहाँ पे पानी के अंदर केमिकल छोड़े, जैसे कि आपको मालूम गंगा के अंदर सीधा केमिकल छोड़ा जा रहा है। और इनडायरेक्ट चेंजेस इन दी, इनडायरेक्ट चेंजेस मतलब क्या? कहीं खेती में जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, फिर वो बारिश होती है, बारिश होके वो क्या जाता है हमारे देश कनाल्स में जाता है, कनाल से वो किस में, रिवर्स में जाता है। तो अल्टीमेटली रिवर में ही जा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली जा रहा है, सीधा सीधा नहीं गया। वहीं पे इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, सीधा पानी गंगा में डाल देते हैं, लेकिन खेत का पानी कैसे गया? इनडायरेक्टली गया। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल विच विल बी हार्मफुल टू ह्यूमन एंड अदर लिविंग। तो ये मैं इसे बोला था, बायोटिक मतलब सब लोग होने चाहिए, ह्यूमन नहीं और लोग भी। इज कॉल्ड एज ह्यूमन इन्वायरमेंट पोल्यूशन। तो दो डेफिनेशन हो गए, एक पहला ये और दूसरा ये। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। वेरियस रीजंस लाइक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या? इंडस्ट्री का बढ़ना। इंडस्ट्री के बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इंडस्ट्री के बैड हैबिट्स के बढ़ने से दिक्कत होती है। बैड हैबिट्स मतलब क्या? इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट एक रूल लगाती है कि इन्हें पोल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए, जो भी ये बनाते हैं, लेकिन ये लोग ये रूल फॉलो नहीं करते हैं, वहीं पे करप्शन करते हैं ये लोग, पैसा देके ये लोग बच जाते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब क्या? पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है, बैलेंस होता है ना, समझिए ये आपका एक, आप जो खेलते हैं गेम जहाँ पे एक बच्चा यहाँ पे बैठता है, एक बच्चा यहाँ पे बैठता है, तो यहाँ पे क्या होता है, बैलेंस होना चाहिए। अब मैं बच्चों की बजाय यहाँ पे रख देता हूँ आपका बायोटिक फैक्टर एंड अबायोटिक फैक्टर, या मैं रख लूँ नेचुरल रखना चाहिए मुझे, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ये बायोटिक अबायोटिक भी सही है। तो समझिए अगर मैं क्या करूँ कि जो हमारा आर्टिफिशियल चीज़ है उनके वजह से मैं अपने नेचर को यहाँ पे मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, इनको ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे तो आएगा ही, तो मतलब क्या, हमारा नेचर डिस्टर्ब हो जाएगा। सो यही है बैलेंस का बिगड़ना, या बैलेंस बिगड़ जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, ये स्लाइड होकर नीचे हो जाएगा और ये भी डिस्टर्ब होती है, ये पूरा बैलेंस टूट जाएगा। ये से याद रखना आपको। एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब बिना सोच समझ के, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब बिना सोच समझ के यूज इन नेचुरल रिसोर्स है। डिफॉरेस्टेशन, अनप्लैंड अर्बनाइजेशन। अनप्लैंड अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे प्लान मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पे समझिए रास्ता है, रास्ते में प्रॉपर सेग्रीगेशन होने चाहिए, यहाँ पे दो घर होने चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कुछ हैं, फिर कुछ दूर पे कुछ घर होने चाहिए सेम, फिर यहाँ पे प्रॉपर घर। इनके सीवेज की पूरी एक सिस्टम होनी चाहिए, सीवेज मतलब घर का गंदा पानी, इसके लिए पूरी एक सिस्टम होनी चाहिए जो कवर्ड अप होनी चाहिए। ये रास्ते के बीच में या साइड में से अंदर से जानी चाहिए, ये पूरी कवर्ड होनी चाहिए। और ऐसे कुछ सोच समझ के हमने क्या बनाया, शहर बनाया, सिटी बनाया। तो इससे क्या होता है, पोल्यूशन कम होता है, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा है, हर एक चीज़ का मैनेजमेंट इज़ गुड। ठीक है, तो ये हमको अच्छी बात रहती है जब सिटी प्लान रहती है।
सिटी प्लान रहती है, कचरा कहाँ जाएगा। फिर अगर पॉपुलेशन बढ़ती हो सिटी की, पॉपुलेशन बढ़ती हो सिटी की, तो एक्स्ट्रा लोग कहाँ रहेंगे, एक्स्ट्रा पीपल कहाँ रहेंगे। प्लस एक फैमिली, वन फैमिली या वन हाउस में हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल कैन लिव, कितने नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए, ये फिक्स होना चाहिए। अगर समझो 5 से ज़्यादा हो गए तो आपको अलग घर लेना ही पड़ेगा, ऐसा रूल बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बातें होती हैं। तो ये होता है प्लैंड अर्बनाइजेशन बोलते हैं इसको। लेकिन क्या हो रहा है, जहाँ पे हमारा धारावी जैसा स्लम है, मुंबई का धारावी जैसा स्लम है, यहाँ पे क्या है, लोग जहाँ जगह मिल रही है वहाँ पे घर बना रहे हैं। आपने कई बार देखे रहेंगे, जो हमारे नाले बोलते हैं, जो सुएज कनाल्स होते हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं, पीपल लिव ओवर देयर। और सीधा कचरा ड्रेन करते हैं वहाँ पे, खुद इंडस्ट्री का वाटर, इंडस्ट्री का पानी उस नाले में छोड़ा जाता है। तो कितने डिजीज़ फैल सकते हैं, डिजीज़ के फैलने के सबसे चांसेस वहीं पे। और वेंटिलेशन तो एयर का है ही नहीं, वेंटिलेशन मतलब ऑक्सीजन जाने का तरीका ही नहीं है। वेंटिलेशन का सही से लिखता हूँ, एक सेकेंड, वेंटिलेशन की फैसिलिटी है ही नहीं, तो एयर आएगा नहीं तो इसका दिमाग कैसे चलेगा ये सब चीज़ का। फिर जहाँ पे ऐसे बहुत ज़्यादा तो सनलाइट नहीं पहुँचती, सनलाइट ना पहुँचने से वाटर जमा रहता है, वाटर के जमा रहने से मॉस्किटोज़ आते हैं, और मॉस्किटो के आने से डिजीज़ आती हैं, और डिजीज़ क्या होती है, फिर से स्प्रेड होती है। तो ये सब होती है, तो आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ प्लस आपको ऑर्गन डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा आती हैं अगर आप अनप्लैन्ड जगहों पे रहते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा, एक ही घर में आप 8-8 9-9 लोग रहते हैं, 8 to 9 पीपल रहते हैं, तो ये ओवर पॉपुलेटेड है। तो ये सब चीज़ें क्या आती है, हमारे इसको इन्वायरमेंट को डैमेज करती है। क्योंकि क्या होगा, इन्वायरमेंट के डैमेज करना मतलब क्या, ये सब चीज़ों की वजह से, एक सेकेंड, ये सब खराब चीज़ों की वजह से ये अच्छे सेटलमेंट पे भी अफेक्ट गिरेगा कि नहीं, जो हमारे अच्छे से प्लान्ड लोग थे उनके ऊपर भी। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, मैं खड़ा हूँ और मेरी सराउंडिंग, तो यहाँ पे जो लोग रहे थे उनकी सराउंडिंग ये थी, तो इनके वजह, कुछ लोगों के अनप्लान्ड रहने की वजह से प्लान जो जगह हैं वो भी डिस्टर्ब होंगी, तो इससे बैलेंस बिगड़ा कि नहीं, इसे बोलते हैं इम्बैलेंस। उसी तरह से पॉपुलेशन के बहुत ज़्यादा बढ़ने से क्या होता है, जो ओवर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मुझे समझाना था, कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्या होता है, कि समझिए ये फिर से बैलेंस वाला आपका है, यहाँ पे नेचर में इतना खाना है, 4 लोग का खाना है, 5 लोग का, लेकिन यहाँ पे बैठ गए, पॉपुलेशन बहुत बढ़ हो गया और उसको खाने वाले बहुत ज़्यादा लोग हो गए। तो अल्टीमेटली ये टेबल कैसा दिखेगा आपको अभी, ये पूरे के पूरे लोग ख़त्म कर देंगे और धाड़ करके गिर जाएंगे, और ये ख़त्म हो जाएगा, ये सब ख़त्म हो जाएंगे। और ये होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है बहुत तेज़ रेट से पॉपुलेशन का बढ़ना। या आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इंडिया में 1971 में हो चुका है, जब हमारा पॉपुलेशन बहुत तेज़ बढ़ा था। और ऐसे पॉपुलेशन से बढ़ने से क्या होता है, जो लिमिटेड रिसोर्स हैं उसे अनलिमिटेड पॉपुलेशन ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो ये बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि नेचर का 5-6 मॉलिक्यूल ही सफिशियंट है इतने लोग को फीड करने के लिए। लेकिन जब बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जाते हैं, क्या होगा, अल्टीमेटली नेचर भी गिव अप कर देगी और वो भी गिर जाएगी, ये भी साथ में गिर जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बना है रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो आपको मैंने क्या बोला, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ कट करना, डिफॉरेस्टेशन मतलब ट्री कट। तो ये आपको ध्यान है, हमारे पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स, किसी मतलब बिना सोच समझ के जितना हो सकता है उतना कार पे कार खरीदे जा रहे हैं, एक घर में 3-3 कार है, क्या ज़रूरत है कि 3-3 कार की। तो ये इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ है, बिना सेंस के यूज़ है। पॉपुलेशन इज़ ब्रॉड कॉन्सेप्ट,
आप ये सब एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है, ये आपको ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छे क्लासेस में ये सीडी में ऑलरेडी यही सब फीड किया होता है कि बच्चों अनप्लैंड ऑर्गेनाइजेशन में किसका एग्जाम, धारावी हर जगह हिट है, मुंबई स्लम्स लिख सकते हो आप, ये सब हर जगह हिट है, ये एग्जाम्पल्स, मुंबई स्लम्स, तो ये सब का रहता है। लेकिन ये सब का सल्यूशन भी है, आप लोग को बात बता दूं कि ये सब का सल्यूशन है, इसलिए मेरे स्टार्ट में मैंने लिखा था कि इट इज़ इन योर हैंड, हमारे हाथों में कि हम कैसे कर रहे हैं। पोल्यूशन इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, तो हमने इन्वायरमेंट पोल्यूशन के बारे में भी देखा कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन का डेफिनेशन क्या है, और सिर्फ पोल्यूशन का डेफिनेशन भी क्या है। इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन लाइक एयर, वाटर एंड साउंड, सॉइल, थर्मल, थर्मल मतलब हीट, थर्मल मतलब हीट का पोल्यूशन हो जाता है। लाइट, लाइट मालूम है आजकल जो डीजेस चालू होते हैं और वो जो स्काई में लाइट मारते हैं, कभी कभी आपने देखा स्काई में लाइट मारते हैं, या तो हमारी रात की जो लाइट, नाइट लाइफ की वजह से जो लाइट्स ऑन रहते हैं, बर्ड्स को ट्रैवल करने में हार्म होता है, बर्ड्स को ट्रैवल करने में हार्म पहुंचता है, तो वो क्या होता है, वो अपना रास्ता भूल जाते हैं, दे फॉरगेट देयर पाथ, और उसकी वजह से क्या होता है, वो बहुत दिन तक ऐसे रास्तों पे उड़ते रहते हैं जहाँ पे से उनका डेस्टिनेशन पे पहुँच नहीं पाते, अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। और वो ऐसे सीजन में फ्लाई करते हैं जनरली जब वो ब्रीड करने वाले थे, मतलब बेबी पैदा करने वाले रहते हैं, तो वो इसीलिए यहाँ से एक जगह से बहुत समय तक के लिए ट्रैवल करते रहे, और इस समय पे जो डीजे और नाइट लाइफ आ रही है वो क्या कर रही है, ये सब चीज़ों को डिस्टर्ब करते जा रही है। तो लाइट पोल्यूशन का बहुत है, पोल्यूशन occurs around us, ultimate adverse effect of all this in is on existence of all the living organisms, and out of this environmental conservation has become the need of our environmental condition की नीड है। तो आप इतना सारा प्रॉब्लम, ये चैप्टर में से इतना सारा प्रॉब्लम आप डिस्कस करके आप आंसर दे पाते हैं कि वाई इन्वायरमेंट कंजर्वेशन इज़ अ नीड ऑफ एन आवर, तो आपको ऐसे स्टार्ट करना होता है। आप स्टार्ट कैसे करोगे क्वेश्चन का आंसर, मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। सिर्फ पहला आप पोल्यूशन के बारे में बोलते हो, इसका डेफिनेशन बताते हो, फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में बताते हो, पोल्यूशन, फिर फैक्टर्स बताते हो, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या हैं, और ये सब को आप क्या करते हो, बहुत सारे के टाइप के पोल्यूशन बता के इन सबको लिंक कर देते हो, लिंक टू एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसलिए क्या हमारा नीड ऑफ और क्या है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, ठीक है, ये नीड हो चुकी है। और इसके आगे भी आप अपने पॉइंट जोड़ सकते हैं कि लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों में, अवेयरनेस है, लोग जानते नहीं, जैसे मैं बताया ना कोरोना के बारे में इतना न्यूज़ फैल गया कि सब जानते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट के बारे में इतना न्यूज़ फैलाया नहीं जा रहा है, अदरवाइज़ लोग और ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाते हैं। अच्छा, इन्वायरमेंट का हार्म मतलब क्या होगा आप बताओ मुझे, अब जब भी देख रहे हैं तो हम सॉइल को भी हमसे, सॉइल को जब भी इम्पैक्ट पड़ रहा है तो भी, सॉइल की वजह से भी हम लिंक कर दे रहे हैं कि पूरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ख़राब हो जाएंगे, ऑर्गेनिजम्स डेंजर में रहेंगे। हम एयर से भी लिंक कर रहे हैं कि ये ख़त्म हो जाएंगे, हम इवन बोलते हैं कि वाटर से भी, फिर वाटर हो गया, एयर हो गया, फिर हमारा हो जाएगा लाइट से भी हो रहा है, थर्मल मतलब हीट की वजह से भी हो रहा है, जो थर्मल चलते हैं दिन भर हमारा जो हीट प्रोड्यूस होता रहे, कहाँ पे, कोल स्टेशन पे, थर्मल कोल स्टेशन पे, मतलब कोल स्टेशन कहाँ, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वहाँ पे ना क्या करते हैं, ये हमारे 5th चैप्टर में यही पार्ट है, अगला चैप्टर में, कि वहाँ पे कोल को बर्न करते हैं, कोल के बर्न से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो वहाँ पे से थर्मल जो हमेशा हीट रेडिएट हो रही है, प्लस हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ठीक है, तो ये बात जानते हैं। इवन हम बोलते हैं कि कोई एनिमल ख़त्म होता है तो उससे भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो रहे हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म उससे ख़त्म हो रहे हैं, एनिमल के हंटिंग से। इवन हम जब बोलते हैं कि हमारा ब्लैक बक ख़त्म होगा, हो जाएगा, तो उससे बोलते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो जाएंगे,
हर एक चीज़ का रिलेशन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म से, मतलब क्या, सिंपल आपको भी आंसर लिखते हो कि यही चीज़ ध्यान रखना है जो मैंने आपको अभी एक ये लाइन में ये सब बता दिया कि किसी का भी इफेक्ट हो, क्योंकि बैलेंस मतलब क्या, सॉइल और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का बैलेंस है, इनके बीच में एक इक्वल का साइन है, एयर और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में एक इक्वल का साइन है, ऐसे ही हमारे वाटर और इनके बीच में इक्वल का साइन, लाइट और इसके बीच में एक बैलेंस है, थर्मल और इसके बीच में बैलेंस है, एनिमल और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का बैलेंस है, ब्लैक बक और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के उसके एक वो बोल सकते हैं कि बैलेंस है, ये सबका एक बैलेंस है हमारे बना हुआ है सबके एग्जिस्टेंस से। तो ये क्या होता है, अगर इसमें से एक भी कम होता है तो ये बैलेंस बिगड़ जाएगा ना, इसी की तो बात कर रहे हैं कि बैलेंस बिगड़ गया तो हम लोग खतरे में आ जाएंगे, तो ये बात ध्यान रखना है। मैं आपको आंसर लिखते हो कैसे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, कचरा पॉइंट नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, ये सब पॉइंट को कंज्यूम करके और क्या लिखना है, अल्टीमेटली विल अफेक्ट दिस सिचुएशन और लिविंग ऑफ ऑल दी ऑर्गेनिजम्स ऑन दी अर्थ, ऐसे लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि हर जगह कहीं पे हम बोल रहे हैं डिफॉरेस्टेशन। फिर ट्री का भी हमने जोड़ा था, देखिए याद आ गया ट्री। फिर इन ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमने लिख दिया था, बहुत ज़्यादा हो गया, उसका हमने लिखा था कि डिस्टर्ब कर रहा है। फिर अर्बनाइजेशन से भी हमको दिक्कत है, तो हमने अर्बनाइजेशन से दिक्कत नहीं थी, हमने क्या बोला था, अनप्लैंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, यह सब का इफेक्ट किसके ऊपर है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी एक ह्यूमन को मत लिखना, हर एक एनिमल को है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये बहुत इजी है कि एयर पोल्यूशन में से क्या क्या गैसेज निकलती हैं, CO2, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब HC, हाइड्रोजन कार्बन से बने हुए। सोर्सेज क्या हो सकते हैं, व्हीकल हो सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हो सकते हैं, पावर प्लांट्स हो सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स बोलते हैं उनको, तो हमारे व्हीकल्स हो गए। फिर ऐसे ही हमारे इंडस्ट्रीज़ हो जाते हैं अनरेगुलेटेड, और क्या, फॉरेस्ट बर्न, ऐसे बहुत सारे रीजन हैं। इफ़ेक्ट क्या होगा, हमको डिजीज़ होंगी टू ऑल, एंड अल्टीमेटली नीचे सब लिखेंगे जो आप जानते हो, उसमें अल्टीमेटली क्या लिखोगे, विल अफेक्ट द फ्यूचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था। सिर्फ ह्यूमंस के बारे में नहीं लिखना है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में लिखना है आपको, तो ये बात ध्यान रखना है आपको। फिर कंट्रोल मेजर्स क्या होंगे, जैसे कि आप कंट्रोल मेजर्स क्या ले लोगे, लिख देता हूँ मैं, एक का मैं लिखता हूँ, बाकी सबका आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दोगे। वैसे मैं बहुत सारे सोल्यूशन लिख सकता हूँ, आप लोग उससे अच्छा लिख पाओगे। फॉरेस्टेशन सबसे पहले लिखोगे, फॉरेस्टेशन, इसमें क्या होगा, ट्री प्लांट करते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा क्या होगा, अवेयरनेस कैंप चलाओगे, कैंप चलाओगे। थर्ड, स्ट्रिक्ट रूल एंड पनिशमेंट रखोगे। फिर रिसाइकल, आप लिखते हो रिसाइकल, रीयूज़, रीफ्यूज़। रिसाइकल मतलब एक जो चीज़ है, प्लास्टिक को ऐसे कपड़े यूज़ करेंगे जो बार बार यूज़ कर सकते हैं, उन्हें मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें लोग जैसे कि जिसे धो के वापस से यूज़ कर सकते हैं। तो रिसाइकल मतलब क्या, जैसे कि कुछ कुछ चीज़ें तो जैसे रिसाइकल, जैसे जो हमारा आयन है, आयन जो हमारा होता है उसको पिघला के वापस से प्योर आयरन बनाते हैं, उससे कुछ मटेरियल वापस बनाते हैं, मटेरियल से फिर से जंग लगता है या कुछ खराब होता है, उसे फिर से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, रिसाइकल मटेरियल। रीयूज़ मतलब क्या, हमारा कैरी बैग, उसे हम बहुत बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और रिफ्यूज़ मतलब यूज़ ही नहीं करेंगे, जैसे एक घर में कार है एक कार है तो मैं फिर दूसरी कार क्यों लूँगा। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, तो ये रिफ्यूज़ भी करेंगे। चौथा पॉइंट हो गया। आपको एंड में क्या, गांधी का वो जो डायलॉग सुना था ना हमने, कि देयर इज़ इनफ फॉर वंस नीड एंड नॉट फॉर वंस ग्रीड, ये डायलॉग ठोकना होगा, जिससे आपके आंसर में 4 चांद लग जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्या होगा, प्लैंड, जो दिक्कत है प्लैंड अर्बनाइजेशन लिख सकते हो। फिर नॉन पोल्यूटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा, नॉन पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज़।
इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन कंट्रोल करना होगा, कंट्रोल पॉपुलेशन। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो कि इसमें कोई पॉइंट में खराबी नहीं है, सीधा अच्छा अच्छा सब दिख रहा है कि हाँ सही बच्चे ने पढ़ा है, सब सही तरीके से लिखा है, तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हो। तो आपको ये सेम आपको भर के दिखाना है और आपको लिख के बताना है मुझे कि आप कैसे लिखोगे, आप कमेंट सेक्शन में से लिख के बताओगे। अब हम चल रहे हैं हमारे रेडियो एक्टिव की तरफ। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा था, जैसे कि रेडियो एक्टिव यूरेनियम का नाम लिया था मैंने, ठीक है, वो हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब गिरा था तो वहाँ पे रेडिएशंस चालू हैं अभी भी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कैन अकर ड्यू टू टू रीजन्स, नेचुरल रीज़न एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल रीज़न मतलब क्या होता है समझिए, मैं समझा देता हूँ कि रेडियो एक्टिव क्या होता है। देखिए ये मेटल है मेरे पास, ये आयरन का है, ये आयरन से बना हुआ है। तो ये क्या करता है, ये ऐसा रेडिएशन नहीं देता। आपने कभी देखा ऐसा रेडिएशन निकल रहे हैं? रेडिएशन मतलब क्या, जैसे कि आप कभी जब हीट वाले प्लेसेस पे जाते हो, समझो यहाँ पे पेड़ है, फिर यहाँ पे कुछ कुछ और सामान भी है, तो आप जब हीट बहुत ज़्यादा रहता है तो ये ऐसा हिलता डुलता हुआ दिखाई देता है, ऐसा ऊपर नीचे रहता है। गाँव में जनरली ये दिखता है जब आपका समर सीजन रहता है तो। ठीक है, तो ये रेडिएशन टाइप ऊपर नीचे ऐसा लगता है, तो ये क्या होता है, हीट रेडिएशन होता है ये। ठीक है, लेकिन वहीं पे क्या होता है, कभी कभी एक मेटल होता है जिसका मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, नाम लिख रहा हूँ, यूरेनियम। ये एक ये एक नॉर्मल आयरन, नॉर्मल मेटल है एक, जो रेडिएशन नहीं करता, नहीं करता। वहीं पे यूरेनियम जो है, ये एक रेडियो एक्टिव मेटल है जो रेडिएशन करता है, ये बहुत डेंजरस वाले रेडिएशन करता है। ठीक है, ये रेडिएशन क्या करते हैं, ये रेडिएशन जनरली एक्स रे होते हैं, बीटा रे होते हैं, गैमा रे होते हैं। ठीक है, गैमा रे होते हैं, इनके नाम है जो ये रे छोड़ते हैं, जिनको इंटरेस्ट होगा जानने में, तो ये रेज होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जाके, सबसे बड़ा इनका खराब है, बॉडी के अंदर जाके हमारा जेनेटिक मटेरियल चेंज कर देते हैं। चेंज कर देते हैं मतलब क्या, अगर एक हमारा किसी किसी बच्चे का अगर समझो जिसका पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया, तो अगला जो बेबी पैदा होगा उसके पैर नहीं होंगे, या आँख नहीं होगी, या ब्रेन डेवलप नहीं होगा, या लीवर गायब होगा, उनमें कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी बॉडी में। और यही रेडिएशन बहुत ख़राब है, और ये होता ही है, फिक्स है, ये होगा ही। ये कब होता है, अब नेचुरल मतलब क्या होता है, अब नेचुरल तो ये मेटल के बारे में आप जान चुके हैं, नेचुरल यूरेनियम के बारे में कि एक मैं एग्जांपल दिया, ये आप साइंस 1 में पढ़ोगे इसके बारे में। ठीक है, और हमारे साइंस 2 में भी है, एनर्जी चैप्टर में। ठीक है, वहाँ पे भी मैं बताऊँगा इसके बारे में। तो एक होता है नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये कैसे होगा समझिए। समझिए मेरी सॉइल की लेयर है और यहाँ पे ये मेटल है, ठीक है, जो यूरेनियम है। ठीक है, अब ये क्या करता है, यहाँ से हमारा कभी कभी समझिए सरफेस से वाटर रन कर रहा है, ये हमारा वाटर रन कर रहा है, कभी कभी वाटर पर्कुलेट करके नीचे जाता है, तो ये वाटर यहाँ से भी होता जाता है। तो एक तो ये रेडिएशन खुद ही पहुँचा रहा है, नज़दीक होगा सॉइल लेयर के, तब हमारे सॉइल लेयर के नज़दीक होगा, तो ये पूरा सॉइल है। ठीक है, ये सॉइल लेयर है, तो यूरेनियम क्या करेगा वहाँ पे, ये यूरेनियम का कलर चेंज कर देता हूँ, ऐसे यूरेनियम प्रेजेंट है। तो एक तो ये रेडिएशन करता रहेगा, ये हमेशा रेडिएशन करता रहेगा, कंटिन्यूस रेडिएट करता रहता है ये। तो जब कभी कभी वाटर इससे मिल के, अगर वाटर ऊपर तो जा रहा है तो वो तो अगर सरफेस के नज़दीक है तो ये रेडिएशन से मिल जाएगा, या तो कभी कभी वाटर पर्कुलेट होता है, आगे जाता है और स्ट्रीम में फिर मिल जाता है। ठीक है, और ये वाटर जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में फिर से कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। प्लस जेनेटिक मटेरियल तो ख़राब होगा ही। जेनेटिक मटेरियल कौन था, हमारे
फर्स्ट चैप्टर में आपने अगर वीडियो देखा होगा हमारा फर्स्ट चैप्टर, तो हमारे बुक के अंदर जेनेटिक मटेरियल का नाम लिखा था, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे, आपने समझ सकते ये हो गया हमारा नेचुरल रीज़न। नेचुरल रीज़न है कि नेचुरली ये वाटर बह रहा था, यहाँ से ये रेडिएशन के थ्रू मिला और फिर वाटर को हमारे रेडियो एक्टिवली एक्टिव कर दिया। अब क्या होगा, एक आर्टिफिशियल रीज़न, जैसे कि एक मैन है कोई, जनरली मैं यूएस का नाम ले रहा हूँ, यूएस ने क्या किया था, रेडियो एक्टिवली ये बॉम्ब गिराया था। एक्चुअली E=mc² फॉर्मूला है, आइंस्टाइन ने बनाया था ये। ठीक है, आइंस्टाइन ने क्या बोला था कि एनर्जी मिलेगी, एनर्जी से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, इससे गरीब देश का फ़ायदा हो जाएगा, पुअर पीपल को चीप इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, महंगी नहीं मिलेगी। सो ये पूरा इंटेंशन था आइंस्टाइन का। लेकिन क्या किया, ये सब कब होता है, जब आप यूरेनियम से कंट्रोल एनर्जी निकालोगे। कंट्रोल्ड एनर्जी मतलब क्या, कुछ कंडीशन रहती है, उसको एक रूम लगता है बहुत बड़ा, बहुत सारा ऑपरेटर्स लगता है। अदरवाइज यूरेनियम कैसा है, एक गुस्से वाला इंसान है, एकदम गुस्से वाला इंसान, इसको कंट्रोल करके रखोगे तो ये आपको पेड़ काटने के लिए हेल्प करेगा। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर जो गुस्से वाला इंसान है तो ट्री कट करेगा, हाउस बना के दे देगा। लेकिन वही इंसान अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो आपका वो हाउस तोड़ भी सकता है, हाउस ब्रेक भी कर सकता है। ऐसे यूरेनियम क्या है, अगर इससे कंट्रोल्ड एनर्जी निकालोगे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। लेकिन इसको ही कंट्रोल ना कर पाओ तो वो बॉम्ब बन जाता है, इसे बोले जाते हैं एटॉमिक बॉम्ब। समझे, तो एटॉमिक बॉम्ब, तो ये क्या किया था यूएसए के उस टाइम की गवर्नमेंट ने, क्या डिसाइड किया, जब पर्ल हार्बर का केस हुआ था, वो सब आप हिस्ट्री में जान दीजिए, अगर जानते हो तो अच्छी बात, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। तो जापान के ऊपर गिरा दिया था, और बोलते हैं हिरोशिमा एंड नागासाकी में, हिरोशिमा एंड नागासाकी में बोलते हैं कि आज भी वहाँ कंडीशन ऐसी है कि बच्चे जो है वो डिफेक्टिव पैदा हो रहे हैं। ठीक है, डिफेक्टिव बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, ये इन्वायरमेंट में लाया किसने, आर्टिफिशियली मैन ने लाया ना, तो इसे बोलेंगे आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है, तो चलते हैं हमारे चैप्टर में। टू रीजन, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। UV एंड IR रेडिएशंस आर नेचुरल रेडिएशंस, वेयर एक्सरे, ये मैंने जो बताया था वो मैंने कॉज बताया था कि ये दो वजह से मिल सकते हैं। अब हम जो पढ़ रहे हैं, और रेडिएशन के दो टाइप पढ़ रहे हैं। किसके दो टाइप पढ़ रहे हैं, रेडिएशन के। ये हम जो चैप्टर में पढ़ेंगे ये हमारा एनर्जी चैप्टर में बहुत यूज में आएगा यही कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब रेडिएशन हम पढ़ेंगे कि रेडिएशन के कितने टाइप होते हैं। रेडिएशन हैज़ टू occur due to two reasons. Natural radiation, whereas X-ray radiations from the atomic energy plants. Atomic energy plants वो होते हैं जहाँ से, वो बोला था ना मैंने, यूरेनियम से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं कंट्रोल फैन में। एंड आर्स आर्टिफिशियल, तो कभी कभी क्या होता है, चर्नोबिल नाम की एक जगह थी, वहाँ पे ऐसे ना, एक्चुअली जो वो वॉल था, जो घर था, उसमें से लीक हो रहा था वो मटेरियल, और वहाँ से रेडिएशन आ रहा था। चर्नोबिल, देखिए दिखा भी है नाम, चर्नोबिल, विंडस्केल एंड 3 माइल्स आइलैंड, ये नाम मिशैप्स आर द मेजर मिशैप्स ऑफ द वर्ल्ड टिल प्रेजेंट। आपको ये नाम याद रखने हैं, 3 माइल्स आइलैंड का एंड चर्नोबिल। चर्नोबिल यूक्रेन में है, जो पहले रशिया का पार्ट था। बहुत फेमस केस है, ये आपके मुंह पे आ ही जाएगा, पूरे लाइफ में आप सुन ही लोगे इसके बारे में। Thousands of people have been affected for long term due to these accidents। मैंने बता दिया कि ये इनका इम्पैक्ट क्या होता है। Some of the effects of radiation are as follows: कैंसर, ठीक है, अल्सर कॉज ड्यू टू हाई रेडिएशन ऑफ एक्सरे, तो देखा था एक्सरे, इसलिए आपको भी ना एक्सरे बार बार नहीं कराना था। कुछ लोग हमारे यहाँ पे विलेजेस में होते हैं जो बार बार एक्सरे करवाने को पहुँच जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि एक्सरे क्या था, एक बॉडी में डिजीज़ पहचानने के लिए शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, उसका इम्पैक्ट बॉडी पे थोड़ा कम रहता था, दो इम्पैक्ट रहता है उसका, ये ध्यान रखना। लेकिन बार बार इसलिए एक्सरे नहीं कराना चाहिए हमको। टिश्यू इन द बॉडी आर डिस्ट्रॉयड, टिश्यू मैंने बताया था जेनेटिक मटेरियल का। देखिए जेनेटिक चेंजेस, विजन इज एडवर्सली अफेक्टेड, मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बात की थी, तो ठीक है आप ये समझ पा रहे हैं। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इसकी नीड क्यों है आज, ये आज आया ही क्यों, क्योंकि देखिए इस पे बात ही क्यों नहीं, क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुका है। अगर हम इसे कंट्रोल कर लेते हैं और कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं इन्वायरमेंट के, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर हम इसे नहीं कंट्रोल करते तो फर्दर डिस्ट्रक्शन हमको ख़त्म कर देगा, वैनिश कर देगा। ठीक है,
यहाँ पे एक मटेरियल हमको पढ़ना जरूरी है, वो देखना होगा। जनरल, फटफट पढ़ते हैं, ये इजी चीज़ है। जनरल पब्लिक इज़ नॉट अवेयर अबाउट, तो ये देखिए जो मैं डे वन से बात बोल रहा हूँ कि हमारे नॉर्मल आदमी, इवन मैं हमारी कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, यूएसए में भी वहाँ का प्रेसिडेंट ने खुद बोला था कि देयर इज़ नथिंग लाइक, यूएसए में जो हमारे ट्रम्प है उन्होंने बोला था देयर इज़ नथिंग लाइक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, वी विल डेवलप, विल कंटिन्यू टू डेवलप, हम कंटिन्यूसली डेवलप करते रहेंगे, हमें इन्वायरमेंटल चेंज या इन्वायरमेंटल डैमेज जैसा चीज़ हमको लगता है नहीं कि होती है। तो ऐसी बातें उन्होंने की थी। देयर शुड बी लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, हम 6 अरब लोगों को साथ में 6 अरब या 7 अरब या 7 बिलियन 6 बिलियन पीपल को एक साथ आना पड़ेगा इन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। इट विल बी पॉसिबल टू आंसर द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ओनली इफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कंजर्वेशन बिकम्स एन इफेक्टिव पब्लिक मूवमेंट। थर्ड लाइन देखिए, थर्ड पॉइंट होता है, ये सब आपको आंसर में लिखना है, इसे मत सोचिए कि मैं कचरा मैटर पढ़ रहा हूँ। व्हाट इज़ द नीड ऑफ इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे होगा। तो इफेक्टिव क्या, पब्लिक मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, हिस्ट्री में आप मूवमेंट्स के मतलब समझोगे, आपको पूरा चैप्टर ये मूवमेंट के ऊपर। मूवमेंट क्या होता है कि मतलब लोग अब अपना जो बोलते हैं ना नीड बना ले, इसे मतलब कि अब कुछ हो चाहे ना हो हमें ये तो चाहिए ही, जब इस पे अट जाएं कि हमें यही चाहिए, तो वही बोलते हैं ना, तो वो गवर्नमेंट भी रेडी हो जाती है, पीपल भी रेडी हो जाते हैं, तो उसी तरह से पब्लिक मूवमेंट होना चाहिए। फॉर दिस पर्पज वैल्यूज़ लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अफेक्शन टुवर्ड्स इन्वायरमेंट। मैं पॉजिटिव एटीट्यूड के बाद में क्या बोला कि जैसे मैं बोला ना, आप लोग स्टूडेंट होके भी अच्छा काम कर सकते हो कि अपना कचरा अपने बैग में डाल के लेके आते हो और घर के डस्टबिन या जो कहाँ ये पब्लिक डस्टबिन होता है वहाँ पे आप डाल देते हो, तो आप क्या कर रहे हैं, कचरे को यहाँ वहाँ फेंक नहीं रहे हो, और बाद में उसका प्रॉपर मैनेजमेंट अगर हो रहा है तो वो अच्छे से हमारे इन्वायरमेंट में गायब हो जाएगा। इसको हम लोग वापस से यूज़ कर सकते हैं, यार उसको बोलते हैं ना कि रिसाइकल कर सकते हैं, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उसका प्लान निकालती है। अदरवाइज़ अगर आप ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, मतलब इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे, तो कोई नहीं चेंज कर पाएगा। जैसे गांधी ने बोला था, तो गांधी का एक विश्वास था स्टूडेंट्स के ऊपर, तो आप होपफुली ये विश्वास तोड़ेंगे नहीं और इसे कंटिन्यू करेंगे, तो इसी को बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। एंड नॉलेज अबाउट इट, सबसे पहली बात तो नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ ये बात तो है कि ऐसा हो रहा है। तो पहले पॉइंट में क्या होगा, जैसे बात बोला था, जनरल पब्लिक इज़ नॉट अवेयर ऑफ ये, ठीक है। दूसरा बोलता है पीपल पार्टिसिपेशन शुड बी देयर, और थर्ड था इफेक्टिव पब्लिक मूवमेंट। मैं आपको आंसर जहाँ ज़रूरत होती है ऐसे मैं पॉइंट बता देता हूँ, अदरवाइज मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता के छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान रखना है अभी कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड प्लस अफेक्शन होना चाहिए, लव होना चाहिए टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, ठीक है। शुड बी इंकलकेटेड अमंग द चिल्ड्रन सिंस देयर चाइल्डहुड, बच्चों के अंदर बचपन से डालना चाहिए। हमारे बच्चों के अंदर तो कुछ नहीं डाला गया है ऐसा, उल्टे हम बोलते हैं बचपन में कि आपको ज़मीन ने मारा, मारो मारो बाबू इसको मारो, तो हमारी चीज़ों में ऐसे चीज़ सिखाया गया है। दिस विल हेल्प टू मेक द फ्यूचर जनरेशन मोर अवेयर अबाउट द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। मतलब क्या, बचपन से ही बच्चा ना पानी को फेंकने से बचे, बोलते हैं ना, अगर हम सिंगम में बोलता है अगर हम रेडी है तो एक चोर मंदिर से चप्पल उठाते वक्त भी डरेगा, तो ऐसे ही अगर हम रेडी हो जाए बच्चों को सिखाना शुरू कर दें कि आप ऐसे ऐसे चीज़ों को फॉलो किए, तो वो एक बूंद पानी फेंकने से पहले भी 10 बार सोचेगा। तो हमको खुद भी वो चीज़ फॉलो करना है। और गांधी ने एक चीज़ क्या किया था, गांधी का सबसे बड़ा, ये बड़े लेक्चर बड़ा होता है लेकिन मैं 2 मिनट से ज़रूर बोलूँगा कि गांधी ने क्या बोला था, आप जो भी चीज़ के लिए लड़ना चाहते हो पहले आप उसका पार्ट खुद बनिए। सेम लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था कि अगर आप चेंज लाना चाहते हो पहले खुद में चेंज लाओ। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री ने पूरे भारत को बोला था कि आप क्या एक टाइम का खाना रोक सकते हैं, तो पहले उन्होंने अपने घर पे ट्राई किया था, फिर उन्होंने पूरे कंट्री को बोला। इसी तरह गांधी ने, गांधी लॉयर थे तो वो सूट बूट पहनते थे, फिर उन्होंने देखा कि जब मैं गरीबों के लिए लड़ाई लड़ना चाहता हूँ तो मुझे उन जैसा ही एक इंसान बनना पड़ेगा, तो फिर वो धोती कुर्ते में आ गए थे, उनकी धोती कुर्ते की स्टोरी थी। तो ऐसे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए आपको पहले खुद स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट को कंजर्व करना पड़ेगा, तभी आपके आगे की जनरेशन या आपके दोस्त लोग कंजर्व करना शुरू करेंगे। ये बात मानना कि बोले एक दिन, अच्छा मैं टॉपिक को क्यों सीरियस ले रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूँ और इसकी नीड मैंने देखी है अपने पूरे स्टडी के दौरान, इसलिए मैं चैप्टर को बहुत इफेक्टिवली पढ़ाना चाहता था। सो एज अचीव दिस इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज द अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के थ्रू ही होना, कि घर पे नहीं डिपेंड करें कि माँ बाप सिखाएंगे नहीं, हमको स्कूल के सिलेबस में भी डालना चाहिए। तो देखिए उसी का पार्ट है कि आपके 10th स्टैंडर्ड में ये बात डाला गया है और हमें मौका मिला हमें यूट्यूब के थ्रू आपको ये बात बताने का। टुडे ऑल द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द environmental protection,
मतलब मुंह पे तो सबने हाँ बोल दिया, पीछ के पीछे यूएसए जैसी कंट्री, चाइना ऐसी कंट्री जो इसको मान नहीं रही है, प्लस सऊदी अरेबिया भी ऐसी जो ज़्यादा नहीं सोच रही। चाइना कर रही है, चाइना हेल्प कर रही है, लेकिन फिर भी क्या करती है, वो अपना सामान बेचती है, जो भी प्रोटेक्शन का चीज़ रहता है वो बेचती है। तो इंडिया बोलती है कि तुम हमें एटलीस्ट कम कॉस्ट में दो, या तो हमें बनाने की टेक्निक बता दो, लेकिन चाइना मानता नहीं है। इसका इसके पीछे भी बिजनेस है, देयर एफर्ट्स आर इन दैट डायरेक्शन। तो वही बता रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत कम है। दे हैव डिफाइंड द फ्यूचर प्लान्स अबाउट द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड हैव कॉन्स्टिट्यूटेड नेसेसरी लॉज। जैसे हमने रिकमेंडेशन किया था कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कैसे बचा सकते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा था कि लॉ उसमें एक बहुत ज़रूरी है। तो ये चार्ट आपको कंप्लीट करना है, ये एग्ज़ाम में अगेन फिर से आ सकता है। आपको चार्ट्स तो पूरे रट लेने हैं, ठीक है। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे कि आपको ये चार्ट्स कंप्लीट कराना है, तो मैं चार्ट्स भी कंप्लीट करते हुए चलूँगा, ठीक है। अदरवाइज़ ये क्या होते हैं, ये आपको आंसर इसी पॉइंट में से मिल जाते हैं, ठीक है। नाउ डेज वी आर ऑब्जर्विंग द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एवरीडे। डिग्रेडेशन मतलब बेकार हो रहा है इन्वायरमेंट, पूरा पूरा का पूरा बेकार हो रहा है। कंप्लीट फ्लो चार्ट अभी आपको हेल्प करने के लिए, तो ये चार्ट को अपने कंप्लीट करने को बोल रहा है। अब इसके बाद जो हमारा पार्ट है वो है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अब थोड़ा सा ही पार्ट चैप्टर का बाकी है, इसके साथ हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। तो होपफुली हम लोग पार्ट 3 में इसको ख़त्म कर लेंगे। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि नॉलेज से नॉलेज और उनको अवेयरनेस भी फैलती जाए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन बना रहता है कि हमारे साथ ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। अदरवाइज़ जो लोग कुछ सोच रहे हैं कि इसमें मनी ओरिएंटेड है, तो मनी ओरिएंटेशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं ऑलरेडी। इतना नॉलेज हम देंगे मार्केट में तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ ही जाएगा। तो आप वो चीज़ के बारे में तो छोड़ ही दीजिए कि हमारा मनी एस्पेक्ट है, हमारा नॉलेज एस्पेक्ट है। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आप हमें सब्सक्राइब करिए और लोग के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और नोटिफिकेशन ऑन रखना। तब तक के लिए बाय।